नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो सेशन हमारा 8वां पार्ट होगा, जो कि दृष्टि आईएएस की जो अर्धवार्षिक बुक किताब आती है तो उससे रिलेटेड हमारा 8वां पार्ट होगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे चला ही रहे हैं। देखिए, हमारा जो है संवैधानिक और राजनीतिक जो घटनाक्रम था उसको हमने देख लिया था, जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत था। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हमने आर्थिक देख रहे हैं, आर्थिक घटनाक्रम जो भी हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हुए हैं जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। ठीक है, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। देख लेते हैं जहाँ से हमने पिछले अध्याय में हमने छोड़ा था उसी को आगे हम उसके प्रोसीड करेंगे। 7वें अध्याय में हमने 7वें वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगला हमारा था शुद्ध टेरेप्थैलिक अम्ल। इससे यहीं पे हमने सोचा था, तो चर्चा में क्यों है उसको देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने पॉलिएस्टर निर्माण में प्रयुक्त रसायन शुद्ध टेरेप्थैलिक अम्ल अर्थात प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड पर लगने वाले एंटी डंपिंग शुल्क अर्थात एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटाने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्य बिंदुओं की बात किया जाए तो सरकार ने बजट सत्र के दौरान सार्वजनिक हित में पीटीए पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। देश में पॉलिएस्टर के निर्माताओं ने सरकार के इस कदम को राहत वाला बताया है। ध्यातव्य है कि इससे उन्हें कम मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा और लागत भी कम होगी। ठीक है, तो पीटीए पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए दो घरेलू निर्माताओं एमसीसी पीटीए इंडिया कॉरपोरेशन पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, द्वारा 2013 में सरकार से अनुरोध किया गया था कि इन कंपनियों का तर्क था कि कुछ देश अपने घरेलू बाजारों में निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर भारत को इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। भारतीय बाजार में पीटीए की डंपिंग से घरेलू उद्योग पर एक गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं बात करें तो पीटीए पर डंपिंग शुल्क लगाने से पॉलिएस्टर उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियों को केवल घरेलू स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था और घरेलू बाजार में इनकी कीमत भी ज़्यादा थी, जिसके कारण सरकार के इस कदम को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और उनका कहना था कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाने के दृष्टिकोण के विपरीत है। बात करते हैं कि शुद्ध टेरेप्थैलिक अम्ल क्या होता है, यानी प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड क्या होता है। यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग सिंथेटिक टेक्सटाइल जैसे पॉलिएस्टर कपड़ों सहित विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। इससे निर्मित उत्पादों में पॉलिएस्टर, स्टेपल फाइबर, स्पून यार्न शामिल है। खेलों के लिए कपड़े, स्विम सूट, पर्दे, सोफ़ा कवर, जैकेट, कार सीट कवर और बेड शीट में पॉलिएस्टर का एक निश्चित अनुपात होता है। इसी प्रकार से देखते हैं कि निर्णय का प्रभाव क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव को पहले देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा इस रसायन पर एंटी डंपिंग शुल्क हटाने से इस रसायन को सस्ती दर पर विभिन्न बाह्य स्रोतों जैसे चीन, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया और थाईलैंड से आयात किया जा सकेगा और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इनपुट की आसान उपलब्ध रोजगार निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी तथा कपड़ा उद्योग में अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। वहीं नकारात्मक अगर देखें तो नकारात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव देखें तो सरकार द्वारा पीटीए से डंपिंग शुल्क हटाए जाने से पीटीए को घरेलू उत्पादकों के लिए बाह्य बाजार में चुनौती उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंतरिक हमारे जो घरेलू बाजार है उनको यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ के जो कारखाने हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा जो चुनौती है वो बढ़ जाएगी। किसी देश द्वारा दूसरे मुल्क में अपने उत्पादों, जो एंटी डंपिंग शुल्क होता है वो क्या होता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि किसी देश द्वारा दूसरे मुल्क, मान लीजिए चाइना के, अपने उत्पादों को लागत से भी कम मूल्य पर बेचने को डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी दूसरे देश का जो मुल्क है क्या उत्पाद है, उत्पादों को जो है वो लागत से भी कम मूल्य पर बेचने को डंपिंग कहा जाता है। इससे घरेलू उत्पादों के उत्पाद महंगे हो जाते हैं और जिसके कारण वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। एंटी डंपिंग इसलिए ही लगाया जाता है, एंटी डंपिंग जो टैक्स होता है इसलिए लगाया जाता है कि जो बाहर से आयात हो रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं हमारे उत्पाद, उन पर डंपिंग लगाकर उनका जो है प्राइस में इंक्रीज़ कर दिया जाता है, इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है हमारी जो घर के जो घरेलू कारखाने से जो उत्पन्न उत्पाद हैं उनका उसकी कंपैरिजन में, यानी बाहर से जो आ रहे हैं टैक्स के साथ में वो लेंगे। ठीक है, तो एंटी डंपिंग टैक्स वो लगा के उसका प्राइस जो है इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारी जो घरेलू कारखाने के जो उत्पाद हैं उनके मुकाबले में ये कम रहेंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा,
उनके मुकाबले में हमारी प्राइस जो है लोअर रहेगी। इसको जैसे हमारा जो है हमारा कारखाना, हमारे देश का कारखाना, हमारे देश के उत्पाद जो है वो अधिक बिकेंगे और वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत क्या होगा कि अगर एंटी डंपिंग शुल्क हटा दिया जाए तो हमारे उत्पादों की जो तुलना में अगर देखा जाए तो उनके उत्पाद सस्ते मिलेंगे। जब उनके उत्पाद सस्ते मिलेंगे तो उनके उत्पाद ज़्यादा बिक्री होगी, जिसके कारण हमारे देश का धंधा जो है चौपट हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि चुनौती जो है बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से कहा जाता है। सरकार इसे रोकने के लिए निर्यातक देश में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा देती है और इसे ही डंपिंग रोधी यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। अब देख लेते हैं संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता। संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता क्यों है चर्चा में? तो हाल ही में, अगला टॉपिक है हमारा ये, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट WESP रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में आर्थिक मंदी का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में बढ़ोतरी के लिए निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार WESP द्वारा GDP का पूर्वानुमान करते समय भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 ने भारत के लिए GDP समृद्धि का अनुमान कम कर दिया है, परंतु यह उम्मीद भी जताई गई है कि राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संयोजन से उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्ष 2018 के 6.8% के सापेक्ष वर्ष 2019 में 5.7% की दर से अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट ने भारत की मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में राजकोषीय विस्तार की आवश्यकता को इंगित किया है। इसी प्रकार से राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संयोजन और निवेश एवं उपभोग को बढ़ावा देकर GDP में 6.6% की समृद्धि दर हासिल की जा सकती है। इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचा पूर्व की भांति मजबूत है और इसमें अगले वित्त वर्ष तक सुधार की उम्मीद है। प्रत्येक पाँच देशों में से एक देश में इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में कमी या गिरावट होगी, लेकिन भारत को ऐसे देशों में सूचीबद्ध किया गया है जहां वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति GDP समृद्धि दर 4% के स्तर से अधिक होने की संभावना है। साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक जारी गिरावट सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बाधक बन सकती है, जिसमें गरीबी उन्मूलन और सभी के लिए रोजगार के अवसर को सृजन करने जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं। पूर्वी एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है। साथ ही साथ वर्ष 2020 में ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, रूसी संघ और तुर्की सहित अन्य बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की समृद्धि दर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य असमानता की समाप्ति की दिशा में उठाए गए उपायों पर निर्भर करेगा। देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग द्वारा जारी की जाती है। इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अगला हम टॉपिक देख लेते हैं राष्ट्रीय कार्यनीति वर्ष 2019 से 2024 के बीच में। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019 से 24 के अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति अर्थात नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC द्वारा अनुमोदित किया गया है। वहीं बात किया जाए तो राष्ट्रीय कार्यनीति का उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यनीति का प्रमुख उद्देश्य मार्च 2020 तक प्रत्येक गांव के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग पहुंच को बढ़ाना है। RBI के अनुसार मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक प्रत्येक वयस्क की पहुंच सुनिश्चित करनी है और प्रत्येक वयस्क व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत नामांकित प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत नामांकित किया जाना चाहिए। वहीं मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री अर्थात PCR को पूरी तरीके से
प्रारंभ किए जाने की योजना है ताकि नागरिकों की साख प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के मामले में भी अधिकृत वित्तीय संस्थाएं इसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सके। बात करते हैं वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति। तो वर्तमान विश्व में वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास के चालक और गरीबी उन्मूलन के रूप में पहचाना जा रहा है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 7 सतत विकास लक्ष्यों इसकी चर्चा की गई है। कौन कौन से है वो 7 लक्ष्य विकास? पहला है नो पॉवर्टी, मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा, और दूसरा है नो हंगर, कोई भूखा नहीं सोएगा, और गुड हेल्थ, सभी का जो है स्वास्थ्य जो है साथ सबके सही रहेगा। जेंडर इक्वलिटी, मतलब लिंगा समानुपात जो होता है समानता का अधिकार, लिंग के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कार्य करके जो है हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करना। इंडस्ट्री, अगला हमारा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और साथ ही साथ में रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, मतलब असमानता को घटाना, ठीक है। इस प्रकार से भारत में भी समन्वयपूर्ण और समयबद्ध तरीके से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति से औपचारिक वित्त तक पहुंच बढ़ने से रोजगार के सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा आर्थिक मोर्चे पर हानि की संभावना कम होगी और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकेगा। वहीं वित्तीय समावेशन की बात किया जाए तो क्या होता है, तो वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के अंतिम सिरे पर स्थित व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है ताकि गरीब व्यक्ति को बचत करने के साथ साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति में जहां एक ओर समाज में कमजोर तबके के लोग को अपनी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने और विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलाप से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं बात करते हैं वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी और इसके फलस्वरूप होने वाली धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक है अनिवासी सामान्य खाता। ये क्या है, इसको भी आइए डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा नवंबर 2018 में बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अनिवासी सामान्य खाता अर्थात नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट एनआरओ खोलने की अनुमति दी गई थी, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के पारित होने के बाद एक प्रासंगिक विषय बन गया। वहीं मुख्य बिंदुओं की बात किया जाए तो आरबीआई ने इससे संबंधित अधिसूचना 9 नवंबर 2018 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अर्थात जमा शोधन विनियमन 2018 अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2018 के तहत जारी की थी। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों को अल्पसंख्यक न मानने का प्रावधान करता है। वहीं आरबीआई की अधिसूचना की बात किया जाए तो वर्ष 2018 में आरबीआई द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार भारत में रह रहा ऐसा व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है तथा उन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंधित है एवं जिसे केंद्र सरकार द्वारा दीर्घकालिक वीजा अर्थात लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रदान किया गया है को भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करने के लिए एनआरओ खाता खोलने की अनुमति दी गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अल्पसंख्यक व्यक्ति जब भारत के नागरिक बन जाएंगे तो उक्त एनआरओ खातों को निवासी खातों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इस अधिसूचना में उन अल्पसंख्यक व्यक्तियों को भी अर्धवार्षिक समीक्षा के आधार पर एनआरओ खाता खोलने की अनुमति दी गई थी जिन्होंने दीर्घकालिक वीज़ा के लिए आवेदन किया था तथा
जिनके पास संबंधित विदेशी पंजीकरण कार्यालय अर्थात फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRO विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय अर्थात FRRO द्वारा जारी वैध वीजा और आवासीय परमिट है। बात करते हैं अनिवासी सामान्य खाता क्या होता है, नॉन रेजिडेंसी ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट क्या होता है, उसको देख लेते हैं NRORA। तो अनिवासी सामान्य खाता किसी अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में अर्जित आय के प्रबंधन हेतु खोला जाने वाला एक बचत या चालू खाता है। ठीक है, जो भारत का निवासी नहीं है पहली बात तो, ठीक है, और जो भारत में पैसे अर्जित करता है, जो भारत में पैसे कमाता है, उसी के प्रबंधन हेतु ये खाता जो है वो खोला जाता है। मान लीजिए मैं अमेरिका का हूँ, तो मैं इंडिया में आके बसता हूँ, तो मैं जो पैसे कमाता हूँ वहाँ पे पैसे कमा करके जो जिस बैंक में मैं जमा करना चाहूँगा, तो मेरे लिए अलग से खाता खोलना पड़ेगा जिसे हम NRO कहते हैं। ठीक है, तो उस मेरे खाते का प्रबंधन वही बैंक हमारा करेगा। ठीक है, इस खाते में भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा के रूप में भी धन जमा तथा भारतीय मुद्रा में आहरण किया जा सकता है, और इस खाते को अनिवासी भारतीय द्वारा एक भारतीय नागरिक या किसी अनिवासी भारतीय के साथ भी खोला जा सकता है। इस खाते को क्या है कि एक अनिवासी जो भारत का निवासी नहीं है, भारतीय द्वारा एक भारतीय नागरिक या किसी अनिवासी भारतीय के साथ भी खोला जा सकता है, और इस खाते में अर्जित ब्याज कर योग्य होता है। ठीक है, जो इस खाते में जो अर्जित जो ब्याज है वो कर योग्य होता है, यानी इस पर आपको कर देना पड़ेगा जो भी आप इसमें ब्याज आपको मिलता है, और इस खाते के माध्यम से ब्याज राशि तथा मूलधन की एक निर्धारित राशि को अनिवासी भारतीय द्वारा अपने देश में वापस भेजा जा सकता है। ऐसे NRO जो खाता होता है, ऐसे NRO खाता खोलने वाले बैंकों को त्रैमासिक आधार पर गृह मंत्रालय को इन खातों के संबंध में जानकारी देनी होगी। क्या है विवाद इससे संबंधित, आइए देख लेते हैं। तो कुछ बैंकरों के अनुसार RBI द्वारा उठाया गया यह कदम सिर्फ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर ही सवाल खड़े नहीं करता है, बल्कि विवाद यह है कि RBI एक संघीय संस्था है जो पूरी तरह से स्वायत्त है और किसी पूर्वाग्रह एवं धार्मिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, परंतु इसके द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के लगभग 1 वर्ष पहले ऐसी अधिसूचना जारी करना जिसमें बांग्लादेश या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है जिस प्रकार के प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किए गए हैं, विवाद को जन्म देता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी जो है आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक घटनाक्रम था, उसको वो भी समाप्त होता है। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, पेशेंस तरीके से आपने हमारे साथ इतने समय तक रहे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है तीसरा पार्ट होगा हमारा, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हुआ है पिछले 6 महीनों में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, यानी इंटरनेशनल इवेंट्स को। चलिए देख लेते हैं इसका पहला टॉपिक क्या है, इसका पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो इसमें है उद्गर्म मानवाधिकार नीति अधिनियम 2020। ये क्या है, तो चर्चा में क्यों है कि जून 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति उद्गर्म मानवाधिकार विधेयक को मंजूरी दी, और यह अधिनियम ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता है जिनके द्वारा चीन में अल्पसंख्यक उद्गर मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है। साथ ही साथ में प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो यह अधिनियम वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है, जिनमें सिनजियांग कम्युनिटी पार्टी के सचिव आदि शामिल है। इस अधिनियम में पहली बार चीन के पोलित ब्यूरो के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, और इस प्रतिबंधों में चीन के सिनजियांग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन कुआनगुओ को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। यह अधिनियम बात किया जाए तो यह अधिनियम ऐसे समय में लाया गया है जब हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर मसौदा प्रस्तुत किया गया था, जो पहली बार चीन की सरकार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों को संचालित करने की अनुमति देता है। चीन के इस मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद अमेरिकी संसद द्वारा हांगकांग में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समर्थन देने वाले कानून को पेश किया गया। बात की जाए कौन लोग होते हैं उद्गर मुस्लिम। देखिए, उद्गर मुस्लिम चीन के सिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, और चीन के सिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40% है, और उइगर
रूप में तुर्की के मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। दरअसल शिनजियांग चीन के भीतर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसमें खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जहां यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसी के साथ बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन के विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 1 मिलियन उइगर, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को शिनजियांग प्रांतों के शिविरों में नज़रबंद रख दिया गया है। इस तरह के शिविरों में उइगर समुदाय से संबंधित कलाकारों, लेखकों और पत्रकारों तथा इनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो इस तरह के जो शिविरों में उइगर समुदाय से संबंधित जो कलाकार, लेखक और पत्रकारों तथा विद्यार्थियों को भारी संख्या में नज़रबंद किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के संदेह के आधार पर तानाशाही का उपयोग करते हुए उइगर एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहों को प्रताड़ित करने के लिए एक ऑल आउट संघर्ष आरंभ किया है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक भी समाप्त होता है। अगला हम देख लेते हैं G7 समूह और भारत। चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को एक पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात कही है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए कहा कि अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का ही सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड में 10 से 12 जून 2020 के मध्य किया जाना था। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त 2019 को फ्रांस के बियारित्ज में आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस समूह को G10 अथवा G11 कहा जाना चाहिए। G7 समूह की बात किया जाए तो G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को एक समूह है। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह ग्रुप है। बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। कनाडा वर्ष 1976 में और यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपियन यूनियन वर्ष 1977 में इस समूह में शामिल हुआ था। हालांकि यूरोपीय संघ G7 समूहों का आधिकारिक सदस्य नहीं है। आधिकारिक सदस्य जो है यूरोपीय जो संघ है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो आधिकारिक सदस्य नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग G7 के। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका तथा उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 समूह दशकों से वैश्विक समाज के समक्ष मौजूदा विभिन्न चुनौतियों जैसे वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विमर्श कर रहा है। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था और हालांकि वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को एक बार पुनः G7 कहा जाने लगा। ठीक है, तो G7 जो है क्रीमिया जो विवाद हुआ था उसके चलते जो है रूस को अमेरिका ने बाहर कर दिया था। अब G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसके अध्यक्ष सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। ठीक है, एक दूसरे फ्रांस में की जाएगी, एक बार फिर क्या हो जाएगा, रोटेशन मतलब घूमता रहता है। तो इस बार अमेरिका में किया जाना था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। तो उल्लेखनीय है कि G7 का कोई भी औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है, इसलिए वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो समूह द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं G7 और G20 में क्या अंतर होता है। तो G20 समूह देशों का एक बड़ा समूह है जिसमें G7 समूह के सदस्य भी शामिल है। G20 समूह का गठन वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने हेतु और अधिक देशों को एक साथ एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया था। समग्र रूप से G20 समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के तकरीबन 80% हिस्से की प्रतिनिधि करता है।
G7 के विपरीत जो वैश्विक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है, G20 में केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। भारत वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G7 के विस्तार के निहितार्थ, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात करते हैं G7 के विस्तार के निहितार्थ। तो G7 जिसमें विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही शामिल है, में 4 अन्य देशों को शामिल करने के कदम को चीन के विरुद्ध रणनीति के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न विशेषज्ञ अमेरिका के इस निर्णय को भविष्य में चीन की नीतियों से निपटने के लिए सभी पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाने की योजना के रूप में देख रहे हैं। आलोचकों का सदैव यह मत रहा है कि G7 समूह की सदस्यता से भारत और ब्राज़ील जैसी महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वंचित रखना इसकी एक बड़ी कमी के रूप में देखा गया था। अब भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन, जो कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, देख लेते हैं अगला टॉपिक। भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर, तो 4 जून चर्चा में क्यों है उसको देख लेते हैं। पहली बात तो 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस अवसर पर दोनों देशों की तरफ से हिंद प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण अर्थात शेयर्ड विजन फॉर मैरिटाइम कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक नामक एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया है और इस सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। बात किया जाए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स की, तो इस शिखर सम्मेलन के दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास और साझा गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तथा मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर परस्पर प्रयोग कर सकेंगी और इससे पहले भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वर्ष 2016 में ऐसे ही एक समझौते लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अर्थात लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट LEMOA पर हस्ताक्षर कर चुका है। साथ ही भारत द्वारा कुछ अन्य देशों जैसे फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बीच ऐसे ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। बात करें एक व्यापक रणनीति साझेदारी की, तो हम देखते हैं कि इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच वर्ष 2009 की द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीति साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया है। इसके तहत दोनों देशों द्वारा 2+2 वार्ताओं को सचिव स्तर पर आगे ले जाते हुए मंत्रियों स्तर तक बढ़ाया गया है और इसके बाद अब दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री कम से कम हर दूसरे वर्ष मिलकर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत और क्वाड के अन्य 2 सदस्यों अर्थात USA और जापान, ठीक है, जिसके बीच में 2+2 वार्ता होती है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये सैन्य है, ठीक है, एक सैन्य प्रैक्टिस की जाती है सैनिकों के द्वारा 2+2। तो वर्तमान में भारत और क्वाड के अन्य 2 सदस्यों जो कि USA है, ठीक है, ये क्वाड के 2 सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान के साथ पहले ही मंत्री स्तरीय जो है 2+2 वार्ता की अध्यक्ष व्यवस्था लागू की गई है। मंत्री यहाँ पे बात करते हैं वार्ता के दौरान। अब ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष क्या है, तो दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने और अन्य साझा प्राथमिकताओं पर भी कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष के तहत सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। साथ ही साथ में ASRF मतलब ऑस्ट्रेलियन इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च अर्थात ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष की स्थापना 2006 में की गई थी। यह कोष भारत और ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों पर सहयोग हेतु सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसको कोष का निर्माण ही इसलिए किया गया है कि इसमें जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो भी वैज्ञानिक हैं वो जो भी शोध कार्य करते हैं उनकी सहायता के लिए इस कोष का निर्माण किया गया है। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों का खनन और प्रसंस्करण की बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों का खनन और प्रसंस्करण, दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस समझौते के तहत दोनों देशों के खनिजों के अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए आवश्यक नवीन तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की गई है। वहीं बात की जाए कृषि क्षेत्र में सहयोग से, तो इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्वीकार किया है। दोनों पक्षों ने फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान और कृषि लागत को कम करने के लिए अनाज के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर संयुक्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही साथ इस सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच जल संसाधन प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन को लेकर हस्ताक्षर भी हुए हैं। व्यापक आर्थिक और सहयोग समझौता की बात किया जाए तो इस सम्मेलन के दौरान व्यापक आर्थिक और सहयोग समझौता की बात की जाए तो इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2015 से स्थगित भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते अर्थात को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट अर्थात CECA पर वार्ता को पुनः शुरू किए जाने की सहमति व्यक्त की है। ध्यातव्य है कि यह निर्णय तब लिया गया है जब हाल ही में भारत ने आसियान के नेतृत्व में बने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अर्थात रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP मुक्त व्यापार समझौते से अलग होने का निर्णय लिया था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। हमारा अगला टॉपिक है चीन द्वारा बांग्लादेश को टैरिफ छूट। चर्चा में क्यों है, क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जून 2020 में चीन ने आर्थिक कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश से चीन को निर्यात किए जाने वाले 97% सामानों पर टैरिफ छूट को घोषणा की है। मुख्य बिंदु क्या है, तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को शामिल करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी और चीन का यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश क्योंकि अपने भारत का हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, तो इस वजह से हम अगर देखा जाए तो एक इम्पैक्ट जो है भारत पर भी पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, वन बेल्ट वन रूट के माध्यम से जो है ये बांग्लादेश के माध्यम से भी यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा और डेफिनेटली ये बदमाशी करेगा भारत के साथ भी, तो उसको हम यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको हम यहाँ पे विशेष तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते अर्थात APTA के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त करता है। अब चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब कुल 8256 सामानों की चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। इस छूट के माध्यम से बांग्लादेश के चीन के साथ व्यापार घाटे में भी कुछ कमी होने की आशा है। साथ ही इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। चीन की रणनीति क्या है, पहले उसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत चीन के मध्य जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच चीन अपनी आर्थिक कूटनीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करने का कार्य कर रहा है। इससे पहले चीन द्वारा श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भी यही रणनीति अपनाई जा चुकी है, जैसे कि आप लोग पता भी होगा। अब चीन का रुख बांग्लादेश की तरफ है और इसी कड़ी में चीन ने बांग्लादेश के निर्यात की जाने वाली 97% वस्तुओं को टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा है भारत लाओस संबंध। चर्चा में क्यों है, तो जून 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री तथा लाओस के प्रधानमंत्री टेलीफोन ने कोविड-19, यहाँ पे इनका नाम ही टेलीफोन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो लाओस के प्रधानमंत्री उनका नाम ही टेलीफोन है। टेलीफोन पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया था। प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता तथा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की गई है। भारत लाओस संबंध की बारे में बात किया जाए तो फरवरी 1956 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं द्वारा कई बार उच्च स्तरीय यात्राएं की गई हैं। 19 से 20 जुलाई 2018 के मध्य आयोजित दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण में लाओस के उप विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रतिनिधि मंडल ने ब्लू इकोनॉमी पर भारत द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया है। बात करते हैं लाओस के बारे में, तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया के एकमात्र स्थलबद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड देश है जो कि कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है। ठीक है, जो लैंड लॉक मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से
लैंड से घिरा हुआ, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ जो ज़मीन होती है, जो स्थल खंड होता है, उसे हम लैंडलॉक कहते हैं, ठीक है, यानी स्थलबद्ध है। तो जो लाओस है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध है और यह कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है। साथ ही साथ में मेकांग नदी यहाँ के कांगो और यात्रियों के परिवहन का मुख्य मार्ग है। जो मेकांग नदी है यहाँ के कार्गो मतलब जो सामान ढोने का जहाज होता है, तो कार्गो और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, मार्ग है। अब लाओस फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के पश्चात सन 1953 में स्वतंत्र हुआ और 1997 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन अर्थात आसियान जिसे कहते हैं आसियान का वर्ष 2013 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, ठीक है। 1997 में आसियान का और 2013 में विश्व व्यापार संगठन WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य बना। अब लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या जो है वो कृषि संबंधित कार्यों से संलग्न है। हालांकि यहाँ जल विद्युत की अपार संभावना होने के कारण लाओस स्वयं को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के रूप में देखता है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग अर्थात इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ITEC समझौते के तहत 2 सदस्यीय भारतीय सेना प्रशिक्षण दल वर्ष 1994 में लाओस के रक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। वर्तमान में भारत ऋण प्रदान कर लाओस की अनेक परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास को महत्व देते हुए भारत विभिन्न योजनाओं के तहत लाओस के नागरिकों को प्रतिवर्ष लगभग 120 प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में दोनों देशों ने लाओस के वटफुट में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की पुहाली हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उल्लेखनीय है कि यह शिव मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है और दोनों देश प्राचीन बौद्ध सभ्यता को साझा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा जो टॉपिक है वो है चीन तंजानिया संबंध, ठीक है। 3 तंजानिया को संबंध को देखेंगे। तो चर्चा में क्यों है, तो 12 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति जोसेफ मगुफुली से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत ने तंजानिया के प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास में सहयोग करने का पेशकश की है और तंजानिया में प्राकृतिक गैस की खोज सबसे पहले वर्ष 1974 में सोंगो ऑफशोर ब्लॉक, ठीक है, सोंगो ऑफशोर ब्लॉक में की गई थी। जबकि वर्ष 2010 में पता लगाया गया कि तंजानिया के हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इस क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अफ्रीका देश है। अब तंजानिया एक तथ्यात्मक या फिर अध्ययन, ठीक है, तथ्यात्मक अध्ययन एक बार देख लेते हैं। तंजानिया अफ्रीकी ग्रेट लेक्स, ठीक है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन्स का जो है अफ्रीका का एक देश है और इसके उत्तर में युगांडा, पूर्वोत्तर में केन्या, पूर्व में कुमोरो द्वीप और हिंद महासागर और दक्षिण में मोजाम्बिक एवं मलावी एवं दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया और पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अवस्थित है। हमने क्या देखा कि इसके उत्तर में युगांडा, पूर्वोत्तर में केन्या, पूर्व में कोमोरो द्वीप और हिंद महासागर, दक्षिण में मोजाम्बिक और मलावी, दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है इसके अवस्थित है। भौगोलिक दशा की हमने बात कर ली है। आगे देखते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद कर लेना है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। वहीं बात की जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप का तीन महान झीलें उत्तरी एवं पश्चिमी में विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील और टैंगानिका झील जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है वो वहाँ पर मछली की अनोखी प्रजातियों के लिए जानी जाती है और दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील आंशिक रूप से तंजानिया में अवस्थित है। दार ए सलामा तंजानिया का सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह भी है। अब बात कर लेते हैं भारत और हिंद महासागर आयोग की। चर्चा में क्यों है तो 6 मार्च 2020 को आयोजित IOC की 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। पश्चिमी हिंद महासागर एक रणनीतिक क्षेत्र है जो कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर के अपितु अन्य महत्वपूर्ण महासागरों से भी जोड़ता है। बात करते हैं हिंद महासागर आयोग। तो हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिम हिंदी महासागर और क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है।
तथा यह आयोग पश्चिम हिंद महासागर के द्विपक्षीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंडियन ओशियंस, यहाँ पे मॉरिशस है। तो भारत और हिंद महासागर आयोग यहाँ का स्थापना की गई है, ठीक है। अब वर्ष 1982 में स्थापित आईओसी का मुख्यालय इबेने अर्थात मॉरिशस में अवस्थित है। अब वर्तमान में जो कि मॉरिशस हमने देखा ना कि मॉरिशस यहाँ पर इस स्थान पर, ठीक है, तो यहीं पर जो है आईओसी जो गठन किया गया है, ठीक है। भारत और हिंद महासागर आयोग, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे गठित किया गया है। अब वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में 5 देश कौन कौन से हैं, माफ़ कीजिएगा, तो 5 देश कौन कौन से हैं? कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, ला रियूनिसियस फ्रांस का नियंत्रण में जो कि अभी है वर्तमान समय में, और सेशल्स शामिल है। आईओसी देश मुख्यतः पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है और वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक चीन, यूरोपीय यूनियन और माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रांसोफोनी, ठीक है। अब हाल ही में आईओसी ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदर्शित किया है, चूँकि समुद्री सुरक्षा भारत तथा हिंद महासागर के तटीय देशों के मध्य संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः भारत के लिए आईओसी के महत्व को समुद्री सुरक्षा के आधार पर समझा जाना चाहिए, ठीक है। अब आईओसी की प्रमुख पहल की बात की जाए तो यूरोपीय संघ का मेस कार्यक्रम की बात किया जाए तो यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित अर्थात मेस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना था। मेस बात किया जाए तो मेस कार्यक्रम के तहत आईओसी ने 2 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और उस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। मेडागास्कर स्थित क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र अर्थात RMIFC के गठन का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी और सूचना साझाकरण एवं विनिमय को बढ़ावा देकर समुद्री क्षेत्र के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना था। सेशल्स स्थित क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र RCOC RMIFC के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर समुद्र में संयुक्त रूप से समन्वित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं बात करते हैं भारत नेपाल सीमा विवाद की, तो मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड, नया टॉपिक है काला पानी वाला जो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है। तो मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया है। कौन कौन से? काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को अपने हिस्से में उसने दर्शाया नेपाल ने। तो इसके अलावा सुस्ता जो कि पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में है, क्षेत्र को भी नेपाल के नए नक्शे में शामिल किया गया है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो भारत ने नेपाल के नवीन राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरीके से कृत्रिम तथा भारत के लिए अस्वीकार बताया है। भारत के अनुसार नेपाल का यह कृत्य एक पक्षीय है और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सीमा विवाद संबंधी मुद्दों को हल करने के समझौते के विपरीत है। इसी प्रकार से उल्लेखनीय है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय को कम करने हेतु भारत और चीन को जोड़ने वाली एक मोटरवेल, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मोटरेबल लिंक सड़क का भारत के रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन किए जाने के बाद नेपाल ने यह कदम उठाया है। यह सड़क लिपुलेख दर्रे में उस क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसे नेपाल अपना क्षेत्र बताता है। भारत ने 2 नवंबर 2019 को एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था जो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है और नेपाल ने परामर्श के बिना लिपुलेख दर्रे का उपयोग व्यापार के लिए करने हेतु भारत और चीन के बीच 2015 के समझौते पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं सीमा विवाद की बात की जाए तो वर्तमान में भारत और नेपाल के मध्य विवाद का मुख्य कारण काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और सुस्ता क्षेत्र अर्थात पश्चिमी चंपारण जिला बिहार सीमा विवाद है। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख विवाद को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। धारचूला
नेपाल द्वारा इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि, सुगौली ट्रीटी के जिक्र किया जाता है और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि के तहत काली अर्थात महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के अभिन्न अंग है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश सरकार द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी और उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए मानचित्रों से भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इन मानचित्रों को छेड़खानी की गई है। सुस्ता क्षेत्र विवाद की बात दिखा जाए तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिम चंपारण जिले के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल द्वारा अपने नवीन मानचित्रों में शामिल किया गया है। विवाद का मूल कारण गंडक नदी के बदलते मार्ग का माना जाता है और गंडक नदी नेपाल और बिहार अर्थात भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के रूप में भी जाना जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं कि नेपाल का मानना है कि पूर्व में सुस्ता क्षेत्र गंडक नदी के दाएं किनारे अवस्थित था, जो नेपाल का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र वर्तमान में गंडक के बाएं किनारे पर अवस्थित है और वर्तमान में इस क्षेत्र का भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है अमेरिका की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ठीक है, तो अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन में कमी के कारण वर्ष 2020 में भी भारत को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि अर्थात USTR की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बरकरार रखा है। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या है। तो अमेरिका ने इस सूची में भारत तथा चीन समेत अपने 10 समूह व्यापार साझेदारी को यह कहते हुए शामिल किया है कि इन देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की स्थिति या तो अच्छी नहीं है या फिर इनमें पर्याप्त मात्रा में सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण अमेरिकी हितधारकों का निष्पक्ष और न्याय संगत बाजार तक पहुंच में कठिनाई हो रही है। अमेरिकी प्रशासन में भारत के अतिरिक्त जिन देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में स्थान दिया गया है उनमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला शामिल हैं। ध्यातव्य है कि कुवैत को इस वर्ष इस सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि वर्ष 2019 में इस सूची में कुवैत समेत कुल 11 देश थे। वहीं वर्ष 2019 में अमेरिका ने कनाडा और थाईलैंड को इस सूची से हटा दिया था। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अलावा USTR की वॉच लिस्ट में ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कुल 23 देशों के शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में चीन की निरंतरता से बीजिंग की जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अर्थात फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र FTT नीति को लेकर अमेरिका की चिंताओं को स्पष्ट किया है। ध्यातव्य है कि जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अर्थात FTT की नीति के तहत सरकार द्वारा विदेशी व्यवसायों को बाजार में पहुँच प्रदान करने के एवज में अपनी तकनीकी साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार की नीति चीन में काफ़ी सामान्य है। जब कोई कंपनी चीन के बाजार में प्रवेश करना चाहती है तो चीन की सरकार उस कंपनी को अपनी तकनीकी चीनी कंपनियों के साथ साझा करने के लिए मजबूर करती है। इस रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा गया है। वहीं बात करते हैं भारत में अमेरिकी व्यवसायों को लंबे समय से चली आ रही बौद्धिक संपदा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो नव प्रवर्तकों के लिए भारत में पेटेंट प्राप्त करना और पेटेंट बनाए रखना और उन्हें लागू करना अपेक्षाकृत कठिन बनाती है। ऐसा विशेष रूप में फार्मास्यूटिकल उद्योग में देखा जाता है। इसके अलावा कंटेंट के निर्माण व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने में विफल रही कॉपीराइट नीतियां और पुराने तथा अपर्याप्त व्यापार के रहस्य अर्थात ट्रेड सीक्रेट संबंधी कानूनों के ढांचे में चिंता का विषय है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट में क्या अंतर होता है इसको देख लेते हैं। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि अर्थात USTR द्वारा प्रत्येक वर्ष स्पेशल 301 रिपोर्ट स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके विभिन्न देशों में
बौद्धिक संपदा कानून जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि के कारण अमेरिकी कंपनियां और उत्पादों के समक्ष उत्पन्न होने वाले व्यापार अवरोधों की पहचान की जाती है। बात करें तो इस रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट शामिल होती है और इस सूचियों में ऐसे देश शामिल होते हैं जिनके बौद्धिक संपदा नियमों की अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंता का विषय माना जाता है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में USTR द्वारा उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी नियमों में गंभीर कमियां होती हैं और जिन पर USTR द्वारा ध्यान दिया जाना अनिवार्य होता है। अगला देख लेते हैं फिलिस्तीन शरणार्थी संकट जो है। तो फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी अर्थात UNRWA ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता की सराहना की है। प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो ध्यातव्य है कि हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को शिक्षा एवं स्वास्थ्य समेत उसके विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं से सहायता देने हेतु $2 मिलियन प्रदान किए थे। भारत के इस योगदान से UNRWA को अपनी नकदी प्रवाह संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि भारत ने UNRWA को दिए जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को वर्ष 2016 में $1.25 मिलियन को बढ़ाकर वर्ष 2019 में $5 मिलियन तक कर दिया है। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त भारत ने UNRWA को वर्ष 2020 के दौरान $5 मिलियन देने का वचन दिया है और इस पूरे योगदान में भारत का UNRWA के सलाहकार आयोग का सदस्य बनने का मार्ग भी काफ़ी आसान हो गया है। भारत का यह योगदान संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी अर्थात UNRWA को फंडिंग की कमी के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से निपटने में मदद करेगा, जिसके कारण एजेंसी फिलिस्तीन शरणार्थियों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में भी असमर्थ हैं। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कौन है फिलिस्तीन शरणार्थी। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA द्वारा फिलिस्तीन शरणार्थियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका निवास स्थान 1 जून 1946 से 15 मई 1948 की अवधि के दौरान फिलिस्तीन था, जिन्होंने वर्ष 1948 के संघर्ष के परिणामस्वरूप अपने घर और आजीविका दोनों को खो दिया था। UNRWA का मतलब क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। ठीक है, इसको समझना प्रयास करना है। तो UNRWA अपनी सेवाएं मुख्यतः उन्हीं लोगों को प्रदान करता है जो फिलिस्तीन शरणार्थी की इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और जो संस्था के साथ पंजीकृत हैं तथा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इस परिभाषा के तहत पंजीकरण के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के वंशज भी पात्र है, जिसमें गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। UNRWA के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत फिलिस्तीन शरणार्थियों में से लगभग एक तिहाई से अधिक लोग पूर्वी यरूशलेम सहित जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में लगभग 58 मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन शरणार्थियों शिविरों में रहते हैं। बात करते हैं फिलिस्तीन शरणार्थी संकट क्या है। तो फिलिस्तीन शरणार्थी संकट को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समझना होगा। अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों को दावों को समाधान करने के लिए इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन के विचारार्थ प्रस्तुत किया। अब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजक योजना अर्थात पार्टीशन प्लान प्रस्तुत किया, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की। वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी थी और इजराइल एक देश बन गया था, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के अरब राज्य इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि में भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि युद्ध के परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों की एक बड़ी संख्या या तो पलायन कर गई या उन्हें इजराइल से बाहर जाने का या तो पलायन कर गई या उन्हें इजराइल से बाहर जाने का इजराइल की सीमा के पास शरणार्थी शिविरों में बसने के लिए विवश किया गया और अंततः
फिलिस्तीन शरणार्थियों संकट का उदय हुआ। अगला हमारा टॉपिक है चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक को अलगाववादियों द्वारा दक्षिणी यमन में स्वशासन, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम अपना हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो डेफिनेटली आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, अगर आप कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है डेफिनेटली मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी, हालांकि मैं बताऊँगा कि स्पेशली ये यूपीएससी के लिए है, तो आप लोग उसको जो है इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें मुझे काफ़ी खुशी होगी। डेफिनेटली अगर आपको कोई कमी लगी हो तो उसको आप यहाँ पे विचारार्थ के रूप में अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। कीप